तो अभी कहाँ मुझे कोई बता सकता है कि कहाँ तक हमने एमसीक्यू किए थे। वो एक बच्चा ना यहाँ पर अगर वो हो जाए लैपटॉप अगर उसके पास आके वो कर दे तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जहां तक मेरा ख्याल है शायद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में फिर कोई हो तो फिर मुझे बता दे बाद में जब क्लास एंड हो जाए कि ये वाले एमसीक्यूज रह गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर आए जरा। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास व्हाट्सएप तो है ना, मुझे फिर व्हाट्सएप कर दें कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दें या ये वाला। तो काइंडली मुझे फिर ग्रुप में मैसेज कर दें। मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि सानिया क्रिएट्स एमसीक्यू नंबर 9, पेज नंबर 188। कहता है कि सानिया क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आफ्टर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द टाइम द डेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। सानिया ने डाउटफुल डेट्स यानी अलाउंसेस क्रिएट करने हैं। शी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा एज एट 31 मार्च 2018। ये इस कंपनी का ईयर एंड है 31 मार्च 2018। सबसे पहले देखिए डेट अमाउंटिंग रुपीज 130,000। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जिसके पैसे बनते हैं, जो डेटर है उसके पैसे बनते हैं 130,000। डेट आउटस्टैंडिंग, उसने जो आपसे कर्जा लिया या फॉर एग्जांपल जो आपने उसे एक जमाने में चीजें बेची थी कर्जे पर उसको 30 दिन हो चुके हैं। अलाउंस रिक्वायर्ड, वो कहते हैं कि इस पर कोई भी अलाउंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचें तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आपसे 1,30,000 रुपए ले जा चुका है चीजें कर्जे पर। तो अगर 30 दिन हो चुके हैं तो वो इतनी बड़ी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि उस पर आप अलाउंस क्रिएट करें या आपको उस पर शक होना शुरू हो जाए। फिर एक और नीचे वाली लाइन में वो कहता है कि 75,000 की एक डेटर्स है, एक कस्टमर है समझ लें, उसके 75,000 रुपीज आपकी तरफ बनते हैं। तो वो आपने उससे लेने हैं और उसको तकरीबन 31 से 60 डेज का टाइम हो चुका है। वो आपसे इतनी 31 तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं कि वो आपसे 75,000 की चीज कर्जे पे ले जा चुका है, लेकिन अभी तक उसने आपको अमाउंट पैसे नहीं भेजे। तो उस पर वो कहता है कि इतना टाइम हो चुका है, जब वो 2 महीनों में अदा नहीं कर पा रहा है पैसे तो शायद शक है कि शायद वो भाग जाए। तो अलाउंस डाउटफुल डेट हो गया तो वो आपने परसेंटेज लेना है 2%। उसके बाद वो कहते हैं कि तीसरा कस्टमर आप समझ लें उसके 50,000 रुपीज बनते हैं और उस पर आपको तकरीबन वो आपसे जो कर्जे पे चीज ले गया उसको हो चुके हैं तकरीबन 60 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो उस पर जो आपने अलाउंस लेना है वो आपने लेना है 5%। आप खुद सोचिए 60 दिन का मतलब हो गया कि ओवर 60 डेज यानी 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जब वो 50,000 रुपए 2 महीने में नहीं पे कर सका तो वो आगे क्या पे करेगा। तो फिर उस पर जो आपको अलाउंस लेना चाहिए वो आपको लेना चाहिए 5%। कहता ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वाज 3,500। ओपनिंग अलाउंस यानी ब्रॉड डाउन आपको अलाउंस दिया हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज टू SOCI फॉर द ईयर। चार्ज मीन्स एक्सपेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी डेप्रिसिएशन वाला भी था तो चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। अकाउंटिंग में चार्ज को हम एक्सपेंस भी कहते हैं। वही वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है, SOCI मांगना चाह रहा है। SOCI स्टेप नंबर 3 में जाके आपको पता चलेगा। लेकिन देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टेप्स करवाए थे। स्टेप नंबर 1 में आप करते थे बैड डेट की डबल एंट्री। जो इस पूरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास MCQ नंबर 9 में बैड डेट की कोई भी डबल एंट्री नहीं है, वो आप नहीं करेंगे। और डेटर्स जब नहीं है तो जब बैड डेट नहीं है तो जो एडजस्टेड अनएडजस्टेड डेटर्स है वो एडजस्टेड बन जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 तो आप स्किप कर देंगे। स्टेप नंबर 2 पर आए। स्टेप नंबर 2 में फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है। तो फिर अब अगर कोई कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, नो स्पेसिफिक अलाउंस। लेकिन आपके पास परसेंटेज में अलाउंसेस गिवन है जैसे 2%, 5%, तो इसको हम बोलेंगे जनरल अलाउंस। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का MCQ आ जाता है जहां पर एक से ज्यादा परसेंटेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर है 2%, 5%, तो इसका मतलब होता है कि आपने इसको कैटेगरीज में लिखना है। कैटेगरीज में कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे
के कैटेगरी ए या वन। कैटेगरी ए का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल एक जो बंदा है जिसने 1,30,000 रुपए देने हैं, उस पर कोई भी अलाउंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे 130% का 0% लो, यानी जीरो आ गया। कैटेगरी बी। कैटेगरी बी का मतलब है कि जो अलाउंस है जो 75,000 के हैं, उस पर आपने कितने परसेंटेज जनरल अलाउंस की लेनी है? 2%। फिर उसके बाद आएगा कैटेगरी सी। जो कैटेगरी सी वाले लोग हैं उस पर आपको कितने रुपीस बनते हैं? 50,000, और इसका आपने लेना है 5%। एक बंदा जरा मुझे ग्रुप में बता दे इसको कैलकुलेट करके कि कितना बना कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का मतलब है कि जो कैटेगरी ए वाले लोग हैं उनके कोई भी पैसे आपके पास नहीं, कोई भी अलाउंस क्रिएट आपको करने की जरूरत नहीं है। जो कैटेगरी बी है तकरीबन 75,000 का जनरल अलाउंस आप लें 2%, वो आपके पास बन जाएगा 1,500। और जो कैटेगरी सी वाले लोग हैं वो 50,000 का 5%, तो ये आपके पास बन गया 2,500। यानी इस साल जो आपने कैरिड डाउन या जो टोटल अलाउंस क्रिएट करना है, आप जानते हैं ना कि स्पेसिफिक अलाउंस जीरो है स्टेप नंबर 2 में, तो हम ऐड करते हैं इसमें जनरल अलाउंस। तो जनरल अलाउंस अब तक जो आपने सवाल किए थे उसमें इस तरह का कोई एमसीक्यू आया नहीं था या सवाल नहीं आया था जिसमें तीन कैटेगरीज हो। तो जब भी इस तरह का एमसीक्यू आए जहां पर तीन कैटेगरीज हो, ए बी सी, वहां पर आपने कैटेगरी ए की अमाउंट लिख के उस पर परसेंटेज अप्लाई करनी है, कैटेगरी बी की फिर अमाउंट लिख के उस पर परसेंटेज अप्लाई करनी है, और कैटेगरी सी की आपने लिखकर उस पर परसेंटेज अप्लाई करनी है। तो अगर आप टोटल इसको करेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगी 2,500 प्लस 1,500, ही बन जाएगी 4,000। यानी कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अब तक इस कंपनी को कितने रुपीस के अलाउंस क्रिएट करने चाहिए जब से ये कंपनी बनी है 4,000 की, लेकिन इसमें लेस करेंगे हम ब्रॉड डाउन अलाउंस या ओपनिंग अलाउंस। यानी पिछले साल इसने 4,000 में से कितने रुपीस के अलाउंस रिकॉर्ड किए थे? 3,500 के। तो यानी इस साल आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस 500 का। यानी अब तक इस कंपनी को रिकॉर्ड करने चाहिए थे अलाउंसेस 4,000 के, जिसमें से उसने कितने रुपीस के अलाउंस क्रिएट कर लिए? 3,500 के पिछले साल। तो यानी इस साल और मजीद 500 रिकॉर्ड करो ताकि ये 3,500 में 500 ऐड होकर फिगर पहुंच जाए 4,000 तक। तो इंक्रीज अलाउंस स्टेप नंबर 2 में आ गया। उसके बाद हम करते हैं स्टेप नंबर 3, क्योंकि स्टेप नंबर 3 से ही हमें एसओसीआई मालूम होगी। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे इंक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री। इसकी डबल एंट्री होगी बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट 500 और अलाउंसेस क्रेडिट 500। क्योंकि जब अलाउंस ज्यादा होते हैं तो अलाउंस क्रेडिट हो जाते हैं, अलाउंस के नेचर क्रेडिट है, और नुकसान हो रहा है आपका इंक्रीज इन अलाउंस, तो वो आपके पास आ जाएगा 500 का। उसने आपसे एसओसीआई मांगी हुई है तो आप लेजर बनाएंगे एक बैड डेट एंड डाउटफुल डेट से के नाम से। सबसे पहले यहां पर आता है बैड डेट, लेकिन आप रेफरेंस क्या देते हैं यहाँ पर? डेटर्स। अब इस सवाल में कोई भी बैड डेट नहीं है, जीरो। लेकिन ये देखें, अब यहाँ पर डबल एंट्री देखिए, अगर आप इंक्रीज इन अलाउंस की, तो यहाँ पर बैड डेट डेबिट हो रहा है, बैड डेट डेबिट। तो अगर जब बैड डेट डेबिट हो रहा है तो आप यहाँ पर बैड डेट के लेजर में डेबिट साइड पे लिखोगे और रेफरेंस आप देंगे अलाउंस की। तो आपके पास आ गया SOCI 500। आया एसओसीआई क्रेडिट साइड पर है, लेकिन इसकी नेचर आपके पास है डेबिट, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। हाँ, 6 से 29 जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं सारे करवा देती हूँ क्योंकि मैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे ये नहीं हुआ होता या जिनको ये क्लियर नहीं होता। तो अगर थोड़ा सा ये होता है ना जूम पर कि आप लोगों को अलग से आईडी नहीं दी, प्रोजेक्टर पे लगाया हुआ है, तो अगर अलग से दो तो वो फिर आप चैट वगैरह में कर सकते हैं।
तो वो थोड़ा इशू होता है पे सब कभी किसी का नेट का इशू होता है क्या होता है, लेकिन अगर एक सिस्टम हो तो उसमें सही रहता है। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को इशू हो तो वो मुझे प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दे या पर्सनल में मैसेज कर दे कि ये वाला पॉइंट समझा दे या ये वाला एमसीक्यू समझा दे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर क्लास एंड भी हो जाती है और अगर आपको कोई पॉइंट कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता, तो फिर आप मुझे मैसेज कर दिया करें या वॉइस मैसेज कर दें कि मुझे इस एमसीक्यू में ये थोड़ा सा इशू है, उसको हाईलाइट करें कि ये पॉइंट में समझा दें। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ को करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा माजरत के साथ आप लोगों के ऑलरेडी 3 दिन में क्लास थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। वो मेरी कोशिश तो यही थी मैं कर दूं, लेकिन मेरे लेग में थोड़ी सी ब्लड क्लॉटिंग का इशू हो गया था। तो इस वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, वरना ये फिर और सिवियर हो जाएगा। तो माजरत इस चीज के लिए। MCQ नंबर 10 थ्योरी है आपके पास। MCQ नंबर 10 में वो आपसे कहता है कि थ्योरी है MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 में वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवर्स हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट ऑन ट्रेड डेट्स। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं एमसीक्यू में कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे वाले कैटेगरीज हैं, ऐसे वाले लोग हैं कि जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मीन जिनकी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शायद वो आपके पैसे लेके भाग जाएं। करंट मंथ रिसीवेबल्स, करंट मंथ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास इस महीने आया, आपसे कर्जे पे चीज ले गया, तो आप इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं, वो आपको दे देगा बेचारा, इस महीने तो लेके गया है, तो उसके इतने चांसेस नहीं है भागने के, आपको उस पर इतना शक नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, ओवर 90 डेज ओल्ड रिसीवेबल, एक बंदा जिसने 3 महीनों से पैसे नहीं दिए, तो आप कहते हैं वो आगे मुझे क्या देगा, तो शायद हो सकता है कि वो डिफॉल्ट मींस वो पैसे लेके भाग जाए, बैड डेट हो जाए। सी ऑप्शन देखिए, 60 to 90 डेज ओल्ड रिसीवेबल, ऐसे डेटर्स जिनको 60 से 90 दिन का टाइम हो चुका है, तो एक 60 से 90 दिन है, डी में 30 से 60 दिन है, और बी में ओवर 90 डेज है। तो इनमें से ज्यादा जो रेलेवेंट है, जो ज्यादा शक आपको होगा, ऐसे कैटेगरी पर होगा, ऐसे बंदे पर होगा जिसने 3 महीने से आपको पैसे नहीं दिए। चलें, 1 महीना ठीक है, 1 महीने से 2 महीने भी ठीक है, 2 महीने से 3 महीने भी ठीक है, लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि मुझे जो ज्यादा शक लग रहा है वो ऑप्शन बी पे लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी का मतलब है एक बंदे ने 3 महीनों से जब आपको पैसे नहीं दिए, तो वो आगे आपको क्या ही पैसे देगा। तो इसलिए आप कहेंगे जो ज्यादा चांसेस हैं कि शायद पैसे लेके बंदा भाग जाए, वो कैटेगरी बी में है, या ऑप्शन बी में है, जिनको 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है। प्लीज मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर किसी एमसीक्यू में मसला है तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें, मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ है कि मैं ये समझा दें। अच्छा, MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में कहता है अ बिजनेस हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1000 फ्रॉम अ रिसीवेबल दैट हैड बीन प्रीवियसली रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। ये भी मैंने आपको करवाया था पूरा चैप्टर, जस्ट एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है अब आप लोगों ने। वो कहता है कि एक बिजनेस है जिसने 1000 रुपए जो है वो एक बंदे से लेने हैं, रिसीवेबल से लेने हैं, जिसको पिछले साल, पिछले महीने या 2 साल 3 साल पहले आपने उसे कहा था कि जी ये राइट ऑफ हो चुका है। मैंने आपको बताया था राइट ऑफ का मतलब जहां पर आएगा राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, तो राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एग्जामिनर कभी भी आपको डायरेक्ट ये नहीं कहता जी बैड डेट, वो आपको इस तरह के नाम बताता है कि जी राइट ऑफ रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब होता है ये आपके पास है बैड डेट्स। वो कहते हैं एक बंदा था जिसको आपने पिछले साल बैड डेट कहा था, लेकिन इस साल उसने आपको पैसे लाके दे दिए, तो आप इसे क्या डबल एंट्री करोगे, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट। वो उसको हिदायत हो गई, उसने आकर आपको पैसे लाकर दे दिए, तो आप डबल एंट्री करोगे कैश डेबिट, उसने 1000 रुपए लाकर दे दिए, और पिछले साल जिस बंदे को आपने बैड डेट एक्सपेंस कहा था उसको आपको रिवर्स करना होगा, तो बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये डबल एंट्री आप काफी क्वेश्चंस में कर चुके हो, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करवाया था उसमें भी आया था काफी बार, रिकवरी ऑफ बैड डेट। तो कैश मिला आपको कैश डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ये तो आसान था, ये तो मुझे उम्मीद है सबसे हो चुका होगा। MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 वैसे हुआ है आपसे, थोड़ा सा मुश्किल था ये, इसमें आपको डबल एंट्री बनानी थी, सॉरी लेजर बनाना था। हुआ है आप लोगों से किसी से क्वेश्चन नंबर 12?
हुआ होगा, लेकिन ज्यादा लोगों को इश्यू आया होगा मे बी, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। सबसे हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों से पूछ रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है, क्या सीन है? अच्छा, एक चीज थोड़ा सा वो किया करें कि ये जूम पर थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन गैप होता है, मतलब कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये इशू होता है कि अब मैं हर एक बंदे से स्पेसिफिकली शक्लें देख के नहीं पूछ सकती कि वो है ना, थोड़ा शक्ल देख के आइडिया हो जाता है, या आप लोग थोड़े से इशारे करते थे कि नहीं हुआ थोड़ा सा, तो वो मुझे आइडिया हो जाता था कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे मैंने सारे एमसीक्यूज करवाने, लेकिन फिर भी बता दिया करें ताकि वो ना इंसान को थोड़ा सा आइडिया होता है कि आप लोग जाग रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। अ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग रिसीवेबल्स, ओपनिंग रिसीवेबल्स का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। डेटर्स का आपने एक टी बनाना है यहाँ पर। ओपनिंग सबसे पहले एसिड है, डेटर्स हैं, तो एसिड डेबिट साइड पर आता है। ओपनिंग 45,000, ये आप जानते हैं, हमेशा जो एसिड का जो ओपनिंग होता है ब्रॉड डाउन, वो डेबिट साइड पर आता है 45,000। क्रेडिट सेल्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री लिखवाई थी जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको जो पहले दो सवाल करवाए थे, एक बुक से करवाया था, एक खुद से करवाया था। उसमें पहले आप डबल एंट्री बनाते थे, उन डबल एंट्रीज को यूज करके फिर आप लेजर्स बनाते थे, तो ये वो वाली बात हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल सेकंड में वो कहता है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स में डबल एंट्री होती है डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, 55,000। अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटर की साइड पर आएगा, यहाँ पर आएगा डेटर के डेबिट साइड पर, और आप रेफरेंस देंगे सेल्स का। तो यहाँ पर डेटर के डेबिट साइड पर आ गया रेफरेंस सेल्स का 55,000। सेकंड वो कहता है कैश सेल्स। आप जानते हैं कैश सेल्स की डबल एंट्री होती है, कैश आपको मिला जैसे ही आपने सेल्स की, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000। अब अगर आप ये कैश सेल्स देखें तो कैश सेल्स में कहीं पर भी डेटर्स का जिक्र नहीं है, तो ये तो एंट्री आएगी लेजर में, लेकिन ये नहीं आएगी। सेकंड वो आपके पास, थर्ड वो कहता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वो कहता है जी आपको कस्टमर्स ने पैसे दिए, यानी वो कौन कस्टमर्स थे जो आपको अभी पैसे दे रहे हैं? ये वो डेटर्स थे जो आपसे कर्जे पे चीज ले गए थे, अब वो आपको लाकर कैश दे रहे हैं, तो डबल एंट्री होगी कैश डेबिट। ये डबल एंट्री मैंने आपको करवाई थी, और डेटर्स का किस्सा खत्म हो जाएगा, वो पैसे अदा कर चुके, तो डेटर्स क्रेडिट 35,000। अब यहां पर क्या होगा, डेटर्स के क्रेडिट साइड पर आएगा और आप रेफरेंस देंगे कैश का, यहाँ पर डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैश का रेफरेंस देकर 35,000। उसके बाद वो कहते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब है रिटर्न ऑफ, यानी बैड डेट है आपके पास, अगर वो बैड रिटर्न ऑफ का वर्ड ना यूज करता या बैड डेट का ना करता, जस्ट रिटर्न ऑफ करता, तब भी आप ये ज्यूम करती है बैड डेट्स हैं, तो आपने यहाँ पर बैड डेट की डबल एंट्री लिखनी है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये डबल एंट्री भी आप 1,000 बार कर चुके हैं। बंदा पैसे लेकर भाग गया 2,000। अब ये भी क्या होगा, डेटर के किस साइड पर आएगा? ये आएगा डेटर के क्रेडिट साइड पर, और रेफरेंस आप देंगे बैड डेट का 2,000। उसके बाद वो आपसे कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड, लास्ट वाला। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि डिस्काउंट रिसीव कीजिए, हमने कहीं पर एडजस्ट करना है। अब जरा कॉमन सेंस की बात है, डिस्काउंट रिसीव का मतलब है आपने किसी बंदे से चीजें ली हैं, उसने आपको डिस्काउंट दिया। इस पूरे चैप्टर में बात हो रही है डेटर्स की। डेटर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनको आप डिस्काउंट रिसीव नहीं करते, जिनको आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं। अगर यहाँ पर ये वर्ड होता डिस्काउंट अलाउड, तो फिर मैं लेजर में कहीं ना एडजस्ट कर लेती, लेकिन यहाँ पर है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का मतलब है कि आपने किसी से परचेजेस की थी, उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर तो बात परचेजेस और लाइबिलिटीज की हो रही है, क्रेडिट परचेजेस की हो रही है। यहाँ पर तो बात
लास्ट वाली लाइन में डिस्काउंट रिसीव में तो डेटर्स की हो ही नहीं रही, तो सिंपली आपने इग्नोर करना है। आप एग्जामिनर ने जानबूझ को आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट रिसीव दिया, अब आपने सोचा कि हाँ डिस्काउंट रिसीव कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने इस पर सोचा भी हो कि कहाँ पर एडजस्ट करें। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है कि ये पेबल्स लाइबिलिटी क्रेडिटर से लिंक्ड है, डेटर्स के साथ लिंक नहीं है। हाँ अगर यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आता तो उसका ताल्लुक फिर आपके साथ इस लेजर में होता, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड कोई भी नहीं आता, तो 3,000 को हम सिंपली इग्नोर करेंगे। आगे वो आपसे कहता है कि द बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस एट 2% ऑफ रिसीवेबल्स ईच ईयर। मैंने आपको हमेशा जब ये चैप्टर करवाया था तो मैंने आपसे कहा था जब भी परसेंटेज दी जाए रिसीवेबल्स डेटर्स की तो वो आपके पास जनरल अलाउंसेस की तरफ इंडिकेशन होती है। तो 2% ऑफ रिसीवेबल्स का मतलब है जनरल अलाउंस। तो आपने अब ये स्टेप नंबर 2 में यूज करना है। कहते हैं व्हाट एंट्री इज टू बी पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अलाउंस टू एसओसीआई। एक तो उसने आपको ये भी बता दिया एसओसीआई बताओ, दूसरा उसने आपको कहा कि डबल एंट्री बताओ इंक्रीज या डिक्रीज, यानी वो आपसे स्टेप नंबर 3 की पहली डबल एंट्री मांग रहा है। स्टेप नंबर 3 में दो चीजें होती हैं, एक डबल एंट्री होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस की, एक लेजर बनाते हैं आप बैड एंड डाउटफुल डेट का। तो यहाँ पर आपने उसने आपसे लेजर नहीं मांगा, उसने आपसे मांगा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। निकाले जरा कैरी डाउन बैलेंस कितना आया पहले। अब तक सवालों में क्या होता था, एग्जामिनर आपको डेटर्स खुद दे देता था कि ये डेटर्स हैं, इसमें बैड डेट माइनस नहीं हुए, माइनस करो। अब इस एमसीक्यू में उसने आपको बोला हुआ है कि जी आप आपके इस एमसीक्यू में वो आपसे कह रहा है कि मैंने आपको डेटर्स नहीं दिए, डेटर्स का लेजर खुद मालूम करो फिर मुझे बताओ। तो जरा बताएं कैरी डाउन बैलेंस कितना आया। ये आ गया है 63,000। अब तक सवाल में क्या होता था, वो आपको दे देता था आसानी के लिए जी डेटर्स हैं, इसमें बैड डेट लेस करो ये वाला। आप जस्ट क्या करते थे, यहाँ पर आप लिखते थे, यहाँ पर अनएडजस्टेड कैरेट डाउन, यहाँ पर बैड डेट लेस करके यहाँ पर आ जाता था एडजस्टेड कैरेट डाउन। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने इस एमसीक्यू में आपसे बोला डेटर्स का एडजस्टेड अनएडजस्टेड तो आपने खुद मालूम करना है, तो आपने पूरा लेजर बनाया है इस एमसीक्यू में। अब कैरेट डाउन बैलेंस आ गया। अब ये जो आपके पास आया है इसमें आपने बैड डेट देखिए ये लेस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, यानी जो आपके पास कैरेट डाउन निकला है ये एडजस्टेड कैरेट डाउन, यही हो गया। तो हम स्टेप नंबर 1 में कहेंगे पहले तो आपने डबल एंट्री करनी है बैड डेट की। बैड डेट की डबल एंट्री होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, ये साइड पे मैंने किया भी हुआ है ये वाला 2,000 से। उसके बाद आपने ये लेजर बना दिया एडजस्टेड कैरेट डाउन का। उसके बाद वो आपसे कहता है स्टेप नंबर 2 मालूम करो। असल चीज स्टेप नंबर 3 तक जाना है तो वो सारे आपको करने पड़ेंगे स्टेप्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में स्टार्ट आपके पास होता है स्पेसिफिक अलाउंस से। अब इस सवाल में स्पेसिफिक अलाउंस आपके पास क्या है, जीरो। कोई कस्टमर का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, कोई अमाउंट मेंशन नहीं है। जब कस्टमर का नाम मेंशन ही नहीं है तो आप उसको चीज को स्पेसिफिक अलाउंस लिख ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा जनरल अलाउंस। मैंने आपको बताया था जनरल अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड कैरी डाउन माइनस स्पेसिफिक अलाउंस माइनस गुड डेट्स इनटू परसेंटेज। अब आपके पास एडजस्टेड कैरी डाउन यहाँ पे निकल आया है 63,000, ये 63,000 आ गया माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो, कोई गुड डेट्स नहीं है, इनटू परसेंटेज आपको दी हुई है 2%। अब आपने मालूम करना है कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस कितना आया। इस 63,000 का लें 2% तो ये आपके पास आ गया है 1260। हाँ जी 1260 आ गया आपके पास। अब ये आपके पास कैरेट डाउन है टोटल अलाउंस आया है। अच्छा अब इस एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है। अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों ने हो सकता है यहाँ पर ये सोचा हो कि यहाँ पर तो इस कंपनी ने इस एमसीक्यू में तो कोई ब्रॉड डाउन अलाउंस या ओपनिंग अलाउंस गिवन ही नहीं है, तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पर हो सकता है कि लेस जब ओपनिंग अलाउंस की बारी आई होगी तो यहाँ पर उन्होंने ब्रॉड डाउन या ओपनिंग अलाउंस शायद जीरो लिखा हुआ हो, ये सोचते हुए कि इस पूरे सवाल में तो कहीं पर है ही नहीं आपके पास अलाउंस ब्रॉड डाउन। लेकिन जरा खुद सोचें
अब यहाँ पर इन्होंने असल गेम यहाँ पर खेली हुई है इस एमसीक्यू में। अगर पिछले साल का अलाउंस भी देखिए, परसेंटेज अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब अगर इस साल आप 2% परसेंटेज करते हो अलाउंस की, तो पिछले साल भी आपने 2% की होगी। हमेशा परसेंटेज किस पे अप्लाई हो रही होती है? अगर इस पूरे एमसीक्यू में कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, कोई गुड डेट्स नहीं है, तो इसका मतलब जो परसेंटेज अप्लाई हो रही है वो रिसीवेबल्स डेटर्स के बैलेंस पर हो रही है। इस एमसीक्यू में से गौर करें, इसने आपको ओपनिंग रिसीवेबल्स दिए हुए हैं। ओपनिंग रिसीवेबल्स का मतलब है कि पिछले साल के रिसीवेबल्स बनते थे 45,000। अगर आप पिछले साल होते तो आप फिर अलाउंस किस अमाउंट पर लेते? पिछले साल अगर आप होते तो पिछले साल जो आप अलाउंस 2% लेते, जैसे इस साल 63,000 पर आपने 2% लिया, तो पिछले साल आप 45,000 पे 2% लेते। तो पिछले साल जो डेटर्स थे वो आपके पास थे 45,000 इनटू परसेंटेज। ये वाला जो था, ये असल गेम ये थी, ब्रॉड और अलाउंस की थी इस सवाल में, इस एमसीक्यू में, कि अगर पिछले साल 45,000 रिसीवर्स थे तो इस कंपनी ने उसका भी 2% लिया होगा, यानी उसने ओपनिंग अलाउंस क्रिएट किए होंगे 900 के। ये ख्याल रखिएगा इसका, ब्रॉड डाउन का। अगर इस साल 63,000 पर 2% लिया है, तो पिछले साल के ब्रॉड डाउन अलाउंस का मतलब, ब्रॉड डाउन रिसीवर्स का मतलब होता है पिछले साल के जो रिसीवर्स डेटर्स थे वो 45,000 थे, तो पिछले साल आपने 45,000 पे 2% लिया होगा, यानी पिछले साल जो आपने अलाउंस लिया होगा वो 900 लिया होगा। और इस साल जो अलाउंस आया वो आया है 1260, तो इसका मतलब इंक्रीज इन अलाउंस आया है। कितने का आया आपके पास इंक्रीज इन अलाउंस? 360 का। सिंपल। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने डबल एंट्री करनी है इंक्रीज इन अलाउंस की, जो उसने मांगी हुई है क्लियरली आपसे कि जस्ट डबल एंट्री बताओ। तो आप लिखेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट 360। तो इसमें ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस क्रेडिट 360। अब प्लीज मुझे वो बच्चे बता दो कोई पॉइंट अगर इसमें कोई मसला है तो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पिक्चर वगैरह ले रहे हैं या साथ साथ लिख रहे हैं? अगर पिक्चर वाला ले रहे हैं क्या कर रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं फिर ऊपर कर देती हूँ इसको, स्क्रॉल कर देती हूँ स्क्रॉल कर देती हूँ। ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कह रही है, अगर इस एमसीक्यू में कोई मसला है तो मुझे मैसेज कर दें कि ये पॉइंट समझा दे, मैं समझा देती हूँ। थोड़ा सा ये मुश्किल पॉइंट एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 12। कोई इशू नहीं किसी को। अगर आप लोग ये मुझे बता दें काइंडली कि किस तरह से कर रहे हैं, ये आप लोग पिक्चर ले रहे हैं या इसे खुद लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि कर ऊपर वो करना है तो मैं वो कर देती हूँ पेज को। अच्छा, तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों करेंगे, लेंगे? अच्छा, मुझे लगा शायद रिकॉर्डेड उनको देंगे जो जस्ट एब्सेंट वगैरह है तो। अच्छा, सही। चलो ठीक है फिर तो। लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दे कि ये इस पॉइंट, क्योंकि अगर उस टाइम उस एमसीक्यू को ना क्लियर किया जाए थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अगर इसलिए कि चले, अगर आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई मसला हो उस पॉइंट में तो वो बता दें। एमसीक्यू नंबर 13।
एमसीक्यू नंबर 13 में वो आपसे कहता है कि एट ईयर एंड द रिसीवेबल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 इज 93,000। इस साल के एंड में 2019 31 मार्च ईयर एंड 19 है तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। ये तो आपको आता है कि 1 अप्रैल 2018 को साल शुरू हो रहा है तो एंड होगा 31 मार्च 2019 को। कहते हैं इस साल जो रिसीवेबल्स डेटर्स है वो 93,000 के हैं। दिस इंक्लूड्स अ डेट ऑफ 1800 व्हिच नीड्स टू बी रिटन ऑफ। नीड्स टू बी, देखिए मैंने आपको शायद उस दिन कहा था कि जब भी एमसीक्यू में वर्ड यूज होगा डिसाइडेड या नीड्स, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने इस 93,000 में 1800 का बैड डेट लेस नहीं किया, यानी ये अनएडजस्टेड डेटर्स हैं तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत है। अनएडजस्ट जो आप स्टेप नंबर 1 में करते हैं। उसके बाद वो कहते थे बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। 5% का मतलब है कि वो आपसे कह रहे हैं जनरल अलाउंस की परसेंटेज, यानी इस सवाल में कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, जीरो। एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आपको अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाला चैप्टर अगर याद हो तो उसमें भी इसी तरह होता था कि इस साल का रेंट 20 30 25% 10% पिछले साल से ज्यादा है। सेम यहाँ पर भी यही सिनेरियो यूज हो रहा है कि इस साल का जो अलाउंस है वो पिछले साल से 20% ज्यादा है। यानी मैंने आपसे हमेशा कहा था कि जो पास्ट लास्ट ईयर होता है उसका हमेशा जो बैलेंस होता है वो 100% होता है। तो अगर इस साल का अलाउंस 20% ज्यादा है, यानी इस साल का जो अलाउंस है, दिस ईयर अलाउंस करंट ईयर, वो आपके पास इक्वल होगा 120% के। तो फिर जो लास्ट ईयर का अलाउंस है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए 100% के। अब यहाँ पर जैसे हमें अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में उसने रेंट की फीस दी होती थी कि इस साल का जो रेंट है वो इतने परसेंट ज्यादा है या कम है पिछले साल से, तो इसका मतलब था कि वो कहना चाह रहा था कि इस साल का अलाउंस मालूम करो, जब इस साल का अलाउंस मालूम हो जाएगा तो उस पर ये 120% अप्लाई करके और 100% अप्लाई करके पिछले साल का ब्रॉड डाउन या ओपनिंग अलाउंस मालूम करो। हमेशा याद रखिए जो पास्ट ईयर लास्ट ईयर का जो अलाउंस है वो हमेशा 100% के इक्वल होता है। तो अगर इस साल का अलाउंस 20% ज्यादा है तो 100 प्लस, यानी पिछले साल में 20 ऐड कर दो तो आपके पास 120% के बराबर हुआ। तो अब आपने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 1 अप्रैल 2018। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिए, स्पेशली जो आप कैफ के सब्जेक्ट्स में मैनुअल में जाएंगे, अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि अभी तो आपके एमसीक्यूज है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कैफ में जाएंगे तो कैफ में एक इशू आएगा और वो इशू ये आएगा कि आप बच्चे सबसे पहले ये गलती करते हैं कि पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर दोबारा से रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद कहते हैं अच्छा ये मांगा हुआ है, फिर दोबारा सवाल पढ़ते हैं। इसमें आपके तकरीबन 5 से 10 15 मिनट भी वेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एक टेक्निक याद रखा करें, स्पेशली कैफ के पेपर्स के लिए, या आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आपके माइंड में होगा मैंने किस स्टेप तक जाना है, कहाँ तक जाना है। फिर जब सवाल पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो पीछे ना बैक एंड पे आपके पास वो हो रहा होगा कि आपको चाहिए असल में क्या चीज़, तो आप उसके मुताबिक अपने माइंड में रखते हुए सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसलिए प्लीज इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिए कि पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ा करें फिर सवाल। तो वो आपसे कहता है इस सवाल में कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 1 अप्रैल 2018, यानी वो आपसे ये मांग रहा है। 1 अप्रैल का मतलब है साल के पहले दिन। तो साल के पहले दिन का मतलब होता है उसने आपसे क्या मांगा हुआ है, इस सवाल में ब्रॉड डाउन अलाउंस मांगा हुआ है। तो आपने ब्रॉड डाउन अलाउंस स्टेप नंबर 2 तक जाना है, स्टेप नंबर 3 तक नहीं जाना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने बैड डेट की डबल एंट्री करनी है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये आपके पास आ जाएंगे बैड डेट्स 1800 के। उसके बाद वो आपसे कहता है हाँ ठीक है हो गया था लेकिन चले खैर है। बीच में एक देखें, जब हम क्लास करवाते हैं तो हम फिर सब स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हुए करवाते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नहीं शर्म के मारे या कुछ भी कह रहे हैं, हम वो नहीं कहते कि पता नहीं सबने का सवाल कर लिया मुझसे नहीं हो सका तो शायद दूसरा बंदा क्या बोलेगा, तो वो शायद इस चीज में नहीं कह पाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे फिर ये दिल में होता है कि कि कोई ऐसा बच्चा रह जाए। तो सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में बैड डेट की डबल एंट्री करनी है। उसके बाद आपने डेटर का लेजर बनाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अनएडजस्टेड कैरेट डाउन। ये आपके पास अनएडजस्टेड सवाल में दिया हुआ है 93,000। इसमें आप लेस करेंगे बैड डेट की क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस आप देंगे बैड डेट।
वैसे ये एमसीक्यू आसान था। 1800। तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैरिड डाउन। बताएं जी कितना आया एडजस्टेड कैरिड डाउन। 91,200। हाँ जी, 91,200 आ गया। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 तक जाना है, तो फिर आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 आप स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक अलाउंस से, जो सवाल में जीरो है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस की आपको फॉर्मूला आता है एडजस्टेड कैरेट डाउन लेस गुड डेट्स लेस स्पेसिफिक अलाउंस। एडजस्टेड कैरेट डाउन आपके पास आ गया 91,200। उसके बाद आप गुड डेट्स कहेंगे जीरो, स्पेसिफिक अलाउंस आप कहेंगे जीरो, कोई भी नहीं है, इनटू परसेंटेज। और परसेंटेज उसने आपको जनरल की दी हुई है 5%। तो आपके पास कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस आ गया है 4560 का। ठीक है। फिर इसमें आपने लेस करना है ओपनिंग अलाउंस। देखिए असल चीज थी ये मालूम करना, जो रिक्वायरमेंट है ये ओपनिंग अलाउंस, ये आपको मालूम करनी है। इसके लिए आप कहेंगे अगर इस साल देखें, कैरेट डाउन का मतलब होता है, मैंने आपको कहा था इस साल का अलाउंस कैरेट डाउन, अगर वो 4560 की अगर 120% के बराबर है, तो इन टू 100%, यानी लास्ट ईयर का अलाउंस कितने परसेंट होगा फिर। अगर ये 45,660 120% की इक्वल है, तो पिछले साल 20% कम था, यानी 120 में से 20 लेस कर दो तो 100 आ गया पिछले साल को, तो ब्रॉड डाउन अलाउंस निकल आएगा। 4560 डिवाइड बाय 120, ठीक है, 3800। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। ये तो सबसे हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा, ये तो आसान है। बस सारी गेम ये थी, ये वाली, ये थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14। अच्छा ये ना एक इशू ये था ना इस मेरे ख्याल इस चैप्टर में ना आगे जाकर एक एमसीक्यू ऐसा था कि जिसमें थोड़ी गलती हुई थी आई कैप से। अब मुझे इस नई बुक का मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहां पर उसे थोड़ी गलती हुई थी, मैं आपको बता दूंगी फिर वो। चलिए जी आए, उसके बाद आएगा एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है एट 30 सितंबर 2012 एन एंटिटीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। चले पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी द चार्ज। अगेन चार्ज मींस SOCI फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008 30 सितंबर 2013। करंट ईयर है, यानी इस साल का उसने मांगा हुआ है। ये इस साल जो चल रहा है, ये साल 30 दिसंबर 2000 सितंबर 13 है। कहते हैं विच वॉज, जो इस साल के रिसीवेबल्स हैं डेटर्स हैं वो 38,000, नहीं सॉरी, ये है सॉरी रिक्वायरमेंट पड़ी थी। फॉर द टोटल ऑफ बैड डेट एंड द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। अब मैंने आपसे, अगर वो ये लाइन पूरी ना भी लिखता, वो जस्ट ये बोलता व्हाट इज अ चार्ज या व्हाट शुड बी द चार्ज, तो चार्ज मींस एक्सपेंस, और एक्सपेंस मींस SOCI। और SOCI का मतलब होगा आपके पास स्टेप नंबर 3 तक आपको जाना होगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। एट 30 सितंबर 2012, ये करंट ईयर 2013 का चल रहा है, 13 है करंट ईयर, तो 2012 पिछले साल का होगा, यानी उसने आपको पिछले साल के रिसीवेबल्स डेटर्स दिए हुए हैं जो 38,000 है। एट 30 सितंबर 2013, यानी वो इस साल की बात कर रहा है, रिसीवेबल्स टोटल 868,500, जो इस साल के रिसीवेबल्स, इस साल के जो डेटर्स हैं वो 868,500 है। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, मैंने आपसे कहा था नीड्स डिसाइडेड का मतलब होता है अनएडजस्टेड कैरी डाउन। उसने आपको अनएडजस्टेड कैरी डाउन दिया हुआ है 28,500। बैड एंड डाउटफुल डेट में एक मसला आता है स्टूडेंट्स को, उनको ये समझ नहीं आती कि ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है। तो इसकी सिर्फ आपको टेक्निक ये याद रखनी है, अगर वो नीड्स या डिसाइडेड का वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब है कि आपने एडजस्ट करना है, अनएडजस्टेड दिया हुआ है। तो आपने बैड डेट लेस करना है 28,500 के एज इरिकवरेबल। बैड डेट
को इररिकवरेबल भी कहते हैं। देखिए नाम से लग रहा है इररिकवरेबल, यानी रिकवर नहीं होने, बस इररिकवरेबल हो गए। एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 5%, 5% का मतलब हो गया जनरल अलाउंस। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, ये भी मुझे उम्मीद है हो गया होगा, आसान है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन में आप करेंगे बैड डेट की डबल एंट्री। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो बैड डेट आपके पास है 28,500 की। उसके बाद आपने लेजर बनाना है एक, स्टेप नंबर वन में ही डेटर्स का। तो उसमें आप पहले लिखते हैं अनएडजस्टेड से स्टार्ट करते हैं। तो अनएडजस्टेड डेटर्स आपको दिए हुए इस साल के 868,500। इसमें आप लेस करेंगे बैड डेट 28,500। तो कितना आया आपके पास एडजस्टेड कैरेट डाउन? 840,000। यह आ गया। स्टेप नंबर टू पे जाते हैं, स्टेप नंबर थ्री तक जाना है। तो स्टेप नंबर टू, सवाल में कोई भी आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, जीरो। फिर आपके जाएंगे आप जनरल अलाउंस की तरफ। तो जनरल अलाउंस का वो फार्मूला आता है, दोबारा नहीं बता रही, लिखवा रही। एडजस्टेड कैरेट डाउन 840,000 माइनस गुड डेट जीरो माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो इनटू परसेंटेज जो आपके पास है 5%। तो कितना आया आपके पास टोटल या कैरेट डाउन अलाउंस? ये आपके पास आ गया है 42,000। इसमें आपने लेस करना है ओपनिंग या ब्रॉड डाउन अलाउंस। अच्छा इस सवाल में आपको, अच्छा ये दिया हुआ है एमसीक्यू 14 में, उसने आपको दिया हुआ है अलाउंस फॉर रिसीवर्स, यानी पिछले साल जो अलाउंस थे ओपनिंग वो थे 38,000। लेस कर देंगे तो आपके पास इंक्रीज इन अलाउंस आ गया। पिछले साल आपके पास देखिए पहली लाइन में देखिए 30 सितंबर 2012, यानी पिछले साल 2012 थी, तो उसमें आपको अलाउंस दिए हुए थे उसने 38,000 के। इस साल आ गया 42,000 अलाउंस, तो आपके पास आ गया 4,000 इंक्रीज इन अलाउंस। स्टेप नंबर थ्री, सबसे पहले इंक्रीज इन अलाउंस की इसकी डबल एंट्री करेंगे। इसकी डबल एंट्री होगी बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट 4,000। उसके बाद आपके पास आएगा लेजर बनेगा, जो आपसे चार्ज वो एसओसीआई मांग रहा है, उसके लेजर बनाना जरूरी है, तो आप लेजर बनाएंगे बैड डेट एंड डाउटफुल डेट के नाम से। सबसे पहली चीज हमेशा तो आपको रट जाना चाहिए, यहाँ पर आता है बैड डेट्स और रेफरेंस आप डेटर्स का देते हैं। इस सवाल में देखिए आपके पास बैड जो डेट थे वो थे 28,500 स्टेप नंबर वन से, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है बैड डेट के डेबिट साइड पर आएगा और रेफरेंस देंगे आप अलाउंस 4,000। तो आपके पास आ गया SOCI, ये आपके पास आ गया 32,500। तो ऑप्शन आएगा डी, डेल्टा। ये तो सेम, तो मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर अगर देखा जाए ना वैसे थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है कि, लेकिन मैंने आपको स्टेप्स में करवा दिया, वो स्टेप्स आसान होते हैं। तो सेम हर एमसीक्यू में यही स्टेप्स यूज होंगे, स्टेप नंबर वन टू थ्री। तो ऑप्शन डी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों से तो हो ही गया है। थोड़ा सा जो है वो मुझे लगता है थोड़ा बोरिंग सा होता है ऑनलाइन वगैरह, लेकिन चलें क्या कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कह भी तो नहीं सकती, वहां पर तो ये होता था ना, थोड़ा सा आप लोगों को टॉन्ट मार दिए, थोड़ा सा इज्जत दे दी, तो थोड़ा थोड़ा सा हमारा भी वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ही बोरिंग नहीं होता था। लेकिन अभी ये मसला है कि अब आपकी शक्लें मुझे दिख नहीं रही हैं, लेकिन माजरत इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर मुझे ये काफ़ी टाइम से था इशू, तकरीबन मुझे 19 दिन हो चुके हैं,
लेकिन मैंने इस चीज थोड़ा लाइट ले लिया था, तो उस तो तब जब मैं आ भी रही थी, जब मैं क्लासेस तब ले रही थी, तो थोड़ा मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब ज्यादा तो मैं चल भी नहीं सकती, अब तो स्टिक वाले मामले पर आ गई हूँ। लेकिन खैर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर मैं मतलब उसने मुझे कहा है ज्यादा, डॉक्टर ने, कि आप वो करें, ज्यादा आपको वॉक वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि उससे फिर वेन्स पे ज्यादा वो होता है, जोर पड़ता है। तो माजरत इस चीज के लिए कि आप लोग को थोड़ा सा ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 15। मसला ये, हमारा जो जॉब की नेचर है वो ऐसी, जो खड़े होने वाली है, आप उसके बगैर कर नहीं सकते हो। और दूसरा ये कि जब आप जॉब के आदी हो जाते हैं, फिर आपको मजा भी नहीं आता घर में बैठे हुए। तो मैं ये सोचती थी कि ये तो बड़ा, 3-4 दिन की ये क्या है, मतलब हर टाइम सोचता रहता है कि क्या ये वो। तो थोड़ा सा ना, जब इंसान जॉब का आदी होता है तो फिर वो चीज़ में मजा आता है, आप क्लासेस लेने में और जॉब करने में। जब आप घर पर होते तो फिर आप बोर भी हो जाते हो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये 3-4 दिन कैसे गुजरेंगे, ये तो अजीब सा, दिल तंग तंग होता है घर में। तो जब आप लोग भी फर्म्स वगैरह ज्वाइन करेंगे या जब जॉब करेंगे, आपको भी फिर मजा नहीं आएगा घर में। अभी तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में ना, अभी तो आप कहते हैं बस किस तरह से हो, अल्लाह से मांगते हैं कि जी छुट्टी हो या हम छुट्टी कर लें। जब बाद में होगा तो फिर आप कहेंगे नहीं जी, मजा घर में नहीं आता, जाकर आता है। वॉइस प्लीज थोड़ा सा शोर ना करें यार। वो मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा क्लास का ख्याल रखने। एमसीक्यू नंबर 15। द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इन द अकाउंट्स एट 31 दिसंबर 2011 was 9,000। 2011 का आपको उसने दिया हुआ है अलाउंस, तो यानी वो ब्रॉड डाउन अलाउंस बन जाएगा। एक्चुअली जो करंट ईयर है 2012 है, तो 2011 का मतलब हो गया ब्रॉड डाउन, पिछला साल 9,000। जो करंट ईयर है ये पास्ट ईयर है, पास्ट यानी लास्ट ईयर है आपके पास। जो करंट ईयर है वो आपके पास है 2012। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अक्टूबर 2012, इस साल 2012, बैड डेट वर रिटन ऑफ। अच्छा, वर रिटन ऑफ का मतलब है, ये तो इंग्लिश आपको भी आती है, कि वर रिटन ऑफ का मतलब होता है कि ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी इस एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको एडजस्टेड कैरेट डाउन डेटर्स का दे दिया है। वर रिटन ऑफ, हाँ, अगर आप यहाँ पर ये लिखा होता है डिसाइडेड या नीड्स टू बी रिटन ऑफ, फिर वहां पर आप कहते कि ये अनएडजस्टेड है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है वर रिटन ऑफ, यानी वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस एमसीक्यू में उसने आपको दिए हुए हैं एडजस्टेड कैरेट डाउन, गिवन है। आगे वो आपसे कहता है कि, और एडजस्टेड कैरेट डाउन कितना है आपके पास, 120,000। कहता है व्हाट इज, अच्छा, और आपके पास 5% ऑफ रिसीवेबल्स हैं, तो 5% मतलब होता है जनरल अलाउंस परसेंटेज दी हुई है। व्हाट इज द टोटल चार्ज, अगेन वो आपसे कह रहा है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मींस SOCI, यानी स्टेप नंबर 3 तक आपने जाना है, तो स्टेप नंबर 1। मैंने आपको अगर याद हो, जब एमसीक्यू कुछ करवाए थे स्टार्ट वाले, तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे अनएडजस्टेड हो या एडजस्टेड हो, आपने हर सूरत बैड डेट की डबल एंट्री स्टेप नंबर 1 में करनी है। चाहे एग्जामिनर एडजस्टेड दे या अनएडजस्टेड दे, तो बैड डेट की डबल एंट्री अब हर सूरत करेंगे स्टेप नंबर 1 में। अगर है सवाल में बैड डेट, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो आपके पास बैड डेट है इसमें सवाल में 5,000 की। बैड डेट की डबल एंट्री करनी है अगर अनएडजस्टेड या एडजस्टेड, दोनों सिनेरियोज में। हाँ, लेकिन अगर उसने आपको एडजस्टेड दे दिया, तो फिर आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है डेटर्स की स्टेप नंबर 1 में, वो आप नहीं बनाएंगे कि जो अनएडजस्टेड है वो एडजस्टेड भी है। स्टेप नंबर 2 में आप जाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक अलाउंस। इस सवाल में स्पेसिफिक अलाउंस जीरो है, यानी स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक ऐसे कस्टमर का नाम नहीं मेंशन, वो जीरो हो गया। उसमें ऐड करेंगे आप जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस की स्टार्ट होगा आपके पास एडजस्टेड कैरी डाउन 120,000 माइनस गुड डेट जीरो माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो इनटू परसेंटेज आपके पास है 5%। तो आपके पास कितना आया टोटल या कैरी डाउन अलाउंस, 6,000। इसमें आप लेस करेंगे ओपनिंग
अलाउंस जो आपको ओपनिंग अलाउंस ने दिया हुआ है पिछले साल का 2011 का 9,000, यानी पिछला साल आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया, हालांकि इस साल कम है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस ऑफ 3,000। अब आपने स्टेप नंबर 3 करना है, डिक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री, क्योंकि वो आपसे स्टेप नंबर 3 एसओसीआई मांग रहा है, तो डिक्रीज अलाउंस की डबल एंट्री होगी अलाउंसेस डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट 3,000। उसके बाद आपने एक लेजर बनाना है, उसी से ये मालूम होगी बैड डेट एंड डाउटफुल डेट के नाम से। तो पहले आप यहाँ पर बैड डेट लिखेंगे डेटर का रेफरेंस देके, और वो आपके पास है 3,000, सॉरी 5,000। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रेडिट साइड पे आपने लिखना है, और रेफरेंस आप देंगे अलाउंस का। तो आपके पास एसओसीआई आ गई है 2,000, ऑप्शन ए। ये तो आसान था, ये तो वही उसकी तरह ही है, जिस तरह आपने अभी तक हर सवाल करना होता है उसी तरह ही है, वही स्टेप्स। एमसीक्यू नंबर 16, ये भी आसान है। एमसीक्यू नंबर 16 कहता है हमजा हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले आपके पास आएगा ओपनिंग अलाउंस 5,000 दिया हुआ है, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, रिटर्न ऑफ का मतलब है वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टेड। बैड डेट रिकवर यानी रिकवरी ऑफ बैड डेट 1,500, क्लोजिंग रिसीवर्स यानी इस साल के आपको रिसीवर्स दिए हुए 90,000। ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, रिटर्न ऑफ का मतलब है ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यानी जो इस साल के डेटर्स जो 90,000 के हैं वो एडजस्टेड है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग अलाउंस परसेंटेज में गिवन है, इसका मतलब ये आपके पास जनरल अलाउंस की परसेंटेज है। व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट फॉर एसओसीआई, सिंपल अगर उसने वर्ड यूज कर लिया एसओसीआई का, तो एसओसीआई का मतलब होता है आपके पास स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 पर जाएंगे, वही बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये आपके पास इस सवाल में बैड डेट्स हैं 3,000 के, चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड, ये याद रखिए आपने बैड डेट की डबल एंट्री हर सूरत करनी है। हाँ, आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब है ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं रिसीवर्स में से बैड डेट, तो आपको लेजर की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्किप कर देंगे आप, ऑलरेडी उसने आपको एडजस्टेड दिया हुआ है। उसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 2, सेम वही स्पेसिफिक अलाउंस सवाल में कोई नहीं है, जीरो, प्लस इसमें ऐड करेंगे जनरल अलाउंस, और जनरल अलाउंस की आपको फॉर्मूला आता है कि आप लिखेंगे एडजस्टेड कैरी डाउन यहाँ पर है 90,000 माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो माइनस गुड डेट जीरो इन टू परसेंटेज आपके पास है 5%, तो कितना आया आपके पास जनरल अलाउंस, या एक ही अलाउंस है स्पेसिफिक तो है नहीं, तो कैरी डाउन या टोटल अलाउंस आपके पास आ गया अम, अच्छा 4,500, यही आया 4,500। इसमें लेस करेंगे आप ब्रॉड डाउन अलाउंस जो आपको दिया हुआ है इसमें, ये पहले इसमें दिया हुआ है 5,000, यानी पिछले साल का अलाउंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, इस साल का कम है, तो आपके पास आ गया डिक्रीज इन अलाउंस, 500 माइनस में चला जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस। ये तो स्टेप नंबर 2 तक आ गया आपके पास, फिर स्टेप नंबर 3 आएगा, जो असल गेम उसने मांगी हुई है आपसे, स्टेप नंबर 3 असल चीज। उसमें आप सबसे पहले इसकी डबल एंट्री करेंगे डिक्रीज इन अलाउंस की, अलाउंसेस डेबिट डिक्रीज हो रहे हैं 500, बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने फिर एक लेजर बनाना है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी इस एमसीक्यू में आई हुई है, जो बहुत कम एमसीक्यूज में आपने देखी है, रिकवरी ऑफ बैड डेट। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट की डबल एंट्री होती है कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट।
जो आपको रिकवरी हुई है वो हुई है आपके पास 1500 की। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लेजर बनाना है एसओसीआई के लिए। बैड डेट पीस में एडजस्ट करो इस लेजर में, एंड डाउटफुल डेट भी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले डेटर का रेफरेंस देके लिखना है बैड डेट। बैड डेट इस सवाल में आपके पास है 3000। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आपने बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रेडिट साइड पे लिखना है, रेफरेंस देंगे अलाउंस 500। और फिर बैड एंड डाउटफुल डेट के आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर रेफरेंस देंगे कैश 1500। तो आपके पास एसओसीआई आ गई है 1000। ये साइड कम है, एसओसीआई 1000 आया। क्रेडिट साइड पर नेचर डेबिट है तो ऑप्शन यही आंसर है, ब्लैंक है ये। नहीं नहीं नहीं, जब भी इस चीज का ख्याल रखें, जब भी बैड डेट रिकवर होंगे तो वो बैड गुड डेट्स में नहीं जाएंगे, वो अलग से उसकी डबल एंट्री होगी। वो आप कभी भी गुड डेट्स में नहीं लिखेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखें। रिकवरी ऑफ बैड डेट इज नॉट अ गुड डेट। वो जस्ट आपने पिछले साल की डबल एंट्री को रिवर्स करना होगा बाय डेबिटिंग कैश, कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो इस चीज का ख्याल रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ना गुड डेट्स में रिकवरी ऑफ बैड डेट लिखा हुआ है, ये गलत है। जब रिकवरी ऑफ बैड डेट आएगा तो आप उसे स्टेप नंबर 2 में एडजस्ट नहीं करेंगे, आप उसे स्टेप नंबर 3 के लेजर में एडजस्ट करेंगे, अलग से डबल एंट्री लिखेंगे कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट इस तरह से करके। और लेकिन आप गुड डेट्स में नहीं लिख सकते रिकवरी को। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1000 एसओसीआई। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यू नंबर 17। ये भी आसान था, मेरे ख्याल से हो चुका होगा मे बी। एमसीक्यू नंबर 17 में वो आपसे कहता है कि एट 30 जून 2016 एन एंटिटीज अलाउंस फॉर रिसीवर्स अमाउंटिंग टू 25,000। 2016, 2016 का मतलब है लास्ट ईयर, और करंट ईयर चल रहा है 2017। तो उसने 2016 के आपको अलाउंस दिए हुए हैं 25,000, यानी अलाउंस ये पिछले साल के ब्रॉड डाउन अलाउंस आपको दिए हुए हैं। लास्ट ईयर अलाउंस या ब्रॉड डाउन अलाउंस इज इक्वल्स टू 25,000। आगे वो कहता है इस साल एट 30 जून 2017, इस साल ट्रेड रिसीवर्स अमाउंटिंग टू 310,000, इस साल जो रिसीवर्स थे वो 310,000 के हैं। इट वॉज डिसाइडेड, अगेन वर्ड यूज हुआ है डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है ये अनएडजस्टेड कैरिड डाउन है, यानी इसमें आपने बैड डेट लेस करना है। तो बैड डेट 30,000 के आ गए हैं, और आपने अलाउंस जो क्रिएट करना है 2% मीन जनरल अलाउंस करना है। व्हाट अमाउंट रिसीव सॉरी एट व्हाट अमाउंट रिसीवर शुड बी शोन इन एसओएफपी एट 30 जून 2017। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको लास्ट टाइम वेडनेसडे को एमसीक्यू करवाया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था जब भी वो एफपी आपसे मांगेगा तो आपने एक डब्बा बनाना है। उसमें आपने यहाँ पे लिखना है एडजस्टेड कैरी डाउन, और ये आएगा स्टेप नंबर 1 से। उसके बाद आपने इसमें लेस करना है कैरिड डाउन अलाउंस, जो आपके पास आएगा स्टेप नंबर 2 से। यानी आपने इस सवाल में स्टेप नंबर 3 तक जाना ही नहीं है। तो आपके पास आ जाएंगे नेट डेटर्स या रिसीवेबल्स, और ये आपने मालूम करना है। तो आपने स्टेप नंबर 1 और 2 करना है, स्टेप नंबर 3 आपने नहीं करना। तो सबसे पहले आप करेंगे स्टेप नंबर 1। चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड, बैड डेट की डबल एंट्री होनी चाहिए। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। और बैड डेट आपके पास है यहाँ पर 30,000, और ये अनएडजस्टेड एंड नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ या डिसाइडेड टू बी रिटर्न ऑफ 30,000। तो उसके बाद आप लेजर बनाएंगे डेटर्स का। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर आप लिखेंगे अनएडजस्टेड। आपको अनएडजस्टेड उन्होंने दिया हुआ है 310,000। इसमें आपने लेस करना है बैड डेट 30,000। तो आपके पास आ गया एडजस्टेड कैरी डाउन 280,000। उसके बाद आपने जाना है स्टेप नंबर 2 पर। स्पेसिफिक अलाउंस सवाल में कोई कस्टमर का नाम वगैरह मेंशन नहीं है, जीरो प्लस
जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस के आपके पास फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैरी डाउन टू 80,000 माइनस गुड डेट जीरो माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो इनटू परसेंटेज आपको दी हुई है 2%। तो टोटल या कैरेड डाउन अलाउंस आपके पास आ गया 5600 का। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसने स्पेसिफिक अलाउंस दिया ही नहीं हुआ। तो कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस आ गया 5600, इसमें लेस करेंगे। अच्छा, बस लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपको कैरेट डाउन अलाउंस तक मालूम किया हुआ है। अब आपके पास कैरेट डाउन अलाउंस आ गया 5600 और ऊपर आपके पास एडजस्टेड आ गया है 280,000। तो आप उस डब्बे पे जाएंगे जो एसएफपी का बनाया है, तो 280,000 यहाँ पर फ्रॉम स्टेप नंबर 1 माइनस 5600 कैरेट डाउन अलाउंस। तो नेट डेटर्स आपके पास कितने आ गए हैं? 280 आपके पास एडजस्टेड आ गया स्टेप नंबर 1 से, इसमें लेस करेंगे आप कैरेट डाउन अलाउंस 5600। 274,400। तो ये आंसर आ गया जो उसने आपसे एसओएफपी नेट डेटर्स मांगे हुए। एसओएफपी का मतलब यही होता है कि नेट, जिसमें आपने स्टेप नंबर 1 और 2 सिर्फ यूज करना होता है। एडजस्टेड कैरी डाउन, मैंने आपको नेट डेटर्स का मतलब समझाया था कि आप कहते हैं जो इस साल मुझे पैसे मिलने हैं डेटर्स से, कस्टमर से, वो मिलने हैं 280,000, जिसमें से मुझे 5600 पे शक है कि शायद मुझे इतने पैसे ना मिलें, लेकिन जो बाकी 274,400 है उसमें मुझे कोई शक नहीं है, वो मुझे मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैंने आपको 29 तक शायद दिए थे ना होमवर्क में। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर इस वीक कंप्लीट करवा दूंगी। अ, बाकी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी इसके हैं, पहले तो ये 50 करवाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा आपको 50 दे दूंगी। वो उम्मीद है वो हो जाएंगे क्योंकि सारे तो सेम ही है, सारे स्टेप्स वही हैं, बाकी 50 एमसीक्यूज के। तो इस वीक तो मैं इंशाल्लाह बैट एंड डाउटफुल डेट कंप्लीट करवा लूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको फिर बीआरएस करवाऊंगी। तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा लेंथी थोड़ा सा है, और बस फिर थोड़ा सी रह जाएंगे करेक्शन ऑफ एरर्स और इन्वेंटरीज वाला। चलें, मैं ये क्लास फिर एंड कर रही हूँ।